1950 की दहाई में एक नया मजहब मंजरे आम पर आया जो कि होबार्ट ने बनाया था और इसका नाम उसने रखा डायनेटिक्स, जिसको बाद में बदलकर साइनोटोलॉजी रख दिया गया। डायनेटिक्स द मॉडर्न साइंस ऑफ मेंटल हेल्थ 1950 में इसकी बुक मंजरे आम पर आई और इनिशियली ये लगता था कि ये किताब मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है जो कि मॉडर्न साइंस पर मुश्तमिल है, जबकि डायनेटिक्स का लफ्ज उसने ग्रीक गॉडेस से लिया था जो कि वाइल्ड एनिमल्स की देवी समझी जाती थी। डायनेटिक्स के हवाले से इवल प्रैक्टिसेस का इल्जाम सबसे पहले तब सामने आया जब उसके बड़े बेटे ने ये इल्जाम लगाया कि मेरा बाप काले जादू और इस किस्म के ओकल्ट्स के साथ रिलेटेड है और वो एलिस्टर क्राउले की टीचिंग से मुतासिर है जो कि काले जादू का माहिर समझा जाता है और बहुत सी इवल प्रैक्टिसेस भी वो कैरी करता है। यहाँ से इनकी जो केस है ये सामने आया 1959 में। एलिस्टर क्राउले की डेथ 1947 में हुई थी जो कि ब्लैक मैजिक का देवता कंसिडर किया जाता था और उसकी टीचिंग से होबार्ट बहुत ज्यादा मुतासिर था। यहाँ से एक इवल कंपोनेंट सामने आता है डायनेटिक्स के हवाले से। उसके अलावा बहुत से एक्स साइनोटोलॉजिस्ट ने भी इल्जामात लगाए हैं कि ये जो प्रैक्टिसेस सामने दिखाता है ये वो नहीं है जो कि ये इनसाइड प्रैक्टिस करते हैं, यानी ये वो हाथी के दांत हैं जो देखने में और हैं और खाने में और हैं और सामने ये कुछ और प्रेजेंट करते हैं और इनकी एक्चुअल प्रैक्टिसेस इससे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये इल्जामात क्या थे इस बारे में आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। हादी फॉरेस्टर एक लेडी थी जिन्होंने ब्लैक सेक्स मैजिक का इल्जाम लगाया और बड़ा ही अजीब सा किस्सा बयान किया कि एक शख्स ने उनके साथ ब्लैक मैजिक किया और उसके बाद उसे ये कहा कि विदाउट इंटरकोर्स वो बेबी कंसीव करेंगी। जब उसने नहीं किया तो उनको सजा दी गई और बड़ी सख्त सजाएं, फिजिकल पनिशमेंट्स भी दी जाती रही हैं। बहुत से एक्स साइनोटोलॉजिस्ट ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि फिजिकल पनिशमेंट यहाँ तक कि किसी की जान ले लेना और उनको सख्त तरीन सजाएं देना भी इनकी प्रैक्टिसेस में शामिल होता है, जो ये इनिशियली रिवील नहीं करते हैं। एक और डॉक्यूमेंट 1995 में सामने आई जो कि एक और एक्स साइनोटोलॉजिस्ट फिशमैन के नाम से जाने जाते हैं। ये इंटरनेट पर सर्कुलेट हुई और इनकी बहुत सी इवल प्रैक्टिसेस सामने आई। होबार्ट की टीचिंग्स में ऐसा क्या था कि जहां से इवल कंपोनेंट इसमें दाखिल होता है? होबार्ट ने इनिशियली तो ये बताया कि वो एक साइंस पर मुश्तमिल एक मजहब बना रहे हैं जो साइंस पर और साइकोलॉजी पर बेस्ड है और बहुत सी फिलॉसफी उन्होंने साइकोलॉजी से घड़ी, जैसे कि जो मेन टेक्निक है जो ऑपरेटिंग थाइटन का नाम उन्होंने दिया, जो OT8 तक उसके वर्जन कहलाते हैं दर्जा बंदी के लिहाज से, वो उन्होंने हिप्नोसिस से लिया कि जैसे हिप्नोसिस में रिप्रेस्ड मेमोरीज को कॉन्शियस अवेयरनेस में लाया जाता है, ऑपरेटिंग थाइटन्स में भी यही टेक्निक इस्तेमाल की गई और इसका नाम ऑडिटिंग दिया गया। ऑडिटिंग का वर्ड ऑडियो से निकला है यानी सुनना, जिसमें एक काउंसलर होगा जो कि बैठा हुआ होगा और किसी पर्सन की पास्ट मेमोरीज को सुनेगा और उसके बाद उसको अरेज करेगा। इनका ये मानना है कि जितनी ज़्यादा मेमोरीज शेयर की जाएंगी वो अरेज होंगी और इस चीज़ को क्लिनजिंग का नाम दिया गया, यानी ब्रेन जो है उसके ऊपर एनग्राम्स बन जाते हैं हर एक मेमोरी के, हर इवेंट के, और इस चीज़ को क्लिनज किया जाएगा। और क्लिनजिंग ऐसे की जाएगी कि एक मीटर लगा दिया जाएगा जिसके ऊपर नॉर्मल डिफ्लेक्शन का मतलब है कि वो क्लेंस हो गया है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप क्लेंजिंग की जाएगी टिल कि एक पर्सन लेवल 8 अचीव कर लेगा, ऑपरेटिंग थाइटन 8 अचीव करेगा। थाइटन एक स्पिरिट या सोल है और इसमें अवागोन का कॉन्सेप्ट भी आता है जो हिंदुइज्म से आया है कि स्पिरिट अलाइव है और वो कभी खत्म नहीं होती और कभी भी नहीं मरती। जो ही एक शख्स मर जाता है ना तो स्पिरिट नहीं मरती बल्कि वो किसी नए पैदा होने वाले जानदार के अंदर चली जाती है। होबार्ट ने ये कहा कि वो किसी नए जानदार में नहीं जाती बल्कि नए इंसान में जो पैदा होने वाला है उसमें चली जाती है। इस तरह हम बहुत सी पास्ट मेमोरीज लेकर पैदा होते हैं जो कि हमारे पास एनग्राम की सूरत में आती रहती है और हमारे जीन्स कोड में मुंतकिल होती है। यानी कि हमारी जो रूहें हैं ये इस दुनिया में आबाद होने से पहले किसी और जहान में आबाद थी और उसकी मेमोरीज भी, एनग्राम्स भी हम ये रूहें लेकर पैदा होती हैं। टाइटन या स्पिरिट सबसे ज्यादा वो कंसिडर होगी कि जो सबसे ज्यादा क्लेंस है और वो होगी कि जिसके एनग्राम्स पूरी तरह अरेज हो चुके हैं, वो स्पिरिचुअल बीइंग बन जाएगी, यानी जिसको उसने नाम दिया कि ये हाईएस्ट लेवल पे चली जाएगी, जिस चीज को हम
खुदा मानते हैं। एक तरह से जिस तरह उसके बेटे ने इल्ज़ाम लगाया कि माय फादर वाज़ नॉट अ वर्शिपर ऑफ सैटर्न, ही हिमसेल्फ वाज़ अ सैटर्न, कि वो खुद से शैतान था। तो वो ये मानता था कि जो हर इंसान है और उसकी जो रूह है, ये दरअसल अपने तौर पर खुदा का दर्जा हासिल कर सकती है अगर वो एनग्राम से पूरी तरह निजात हासिल कर ले, और उसके अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसने मुतारिफ कराए थे। इस तरह हिप्नोसिस और अवागोन के इस कॉन्सेप्ट को लेकर उसने ऑपरेटिंग थाइटन्स का ये सारा प्रोसीजर जो था वो डेवलप किया, और यहीं से सैटनिज्म एंटर होता है। क्योंकि अक्सर वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा मेमोरीज नहीं है, जैसा कि एक्स सैनाटोलॉजिस्ट जिन्होंने इस तरह की बातें बताई हैं और शेयर की हैं अपनी याददाश्तें, कि जब उनको ये बताया जाता है कि मुझे तो कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है या मेमोरीज नहीं है, तो उनको प्रेशराइज किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, फिजिकल पनिशमेंट्स का निशाना बनाया जाता है, मारा जाता है, यहाँ तक कि वो चाहे बहाने से ही कहें दे हैव टू एक्सप्रेस समथिंग, और उस एक्सप्रेशन के बाद उस काउंसलर ने उनको अरेज करना है, यहाँ तक कि वो इस चीज़ को क्लियर करार ना दे दें। और अगर वो क्लियर करार नहीं देते तो दे हैव टू गो थ्रू दी सेम प्रोसेस। इनकी प्रैक्टिसेस में चूंकि चीज़ें सामने नहीं है, और उसके बाद जिस तरह से कि ये जो जहाज़ के ऊपर लेकर जाते हैं और वहाँ पर बहुत सी प्रैक्टिसेस कैरी की जाती हैं, तो लोगों को कैप्टिव रखा जाना, भूखा और प्यासा रखा जाना और टॉर्चर करना भी इसमें शामिल होता है। यहाँ से इनके बारे में जो एक मिस्ट्री क्रिएट होती है, जो एक पुरसरारियत है वो क्रिएट होती है।